नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे यहाँ एक कहावत है, आप सब ने सुना होगा कि फलाने की शादी में ढिमकाना जो है वो घूम रहा है। मतलब हम सब लोग आज टीवी पर लगे हुए हैं, अखबार पर लगे हुए हैं और विकास दुबे की खबर देख रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में जब भी कोई आपदा आता है, चाहे वो कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बहुजन समाज को होता है। जब टीवी अखबार पर आप चटकारे ले रहे हैं, क्राइम की खबरें देख रहे हैं, दुनिया भर की अलूल जुलूल चीज़ें देख रहे होते हैं, तो सबसे जो काम की खबर है, आपको लग रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सच्चाई यही है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से रिजर्वेशन के खिलाफ खबरें आई हैं, जिस तरह से रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, आपकी जो रोजी रोटी है उसको छीना जा रहा है, आपकी भागीदारी को जिस तरह से हटाया जा रहा है, और हम सब फलाने की शादी में ढिमकाना दीवाना बने घूम रहे हैं। दिलीप मंडल को मैं इसलिए शुक्रिया कहता हूं कि उनकी जो सिंसियरिटी है, उनकी जो समझ है, वो काश इस देश के बहुजनों के पास होती तो हम अपने मुद्दे पर खड़े रहते। विकास दुबे का कुछ नहीं होने वाला, आप उसकी चिंता में मत दुबले होइए। वो राज्यसभा या लोकसभा पहुंच जाएंगे, या उनके पास इतनी अद्भुत संपत्ति होगी कि उनका पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पुश्तों तक आ रहा। अगर उनका इनकाउंटर भी हो गया ना, तो इतनी संपत्ति बना रखी होगी। ये क्रिमिनोलॉजी का नया तरीका है, इतनी संपत्ति पीट लो, मतलब वो उनके 7 पुश्ते अमीर हैं इस देश में, उसका कुछ। लेकिन आपकी पहली नस्लें जो हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंची हैं, अब उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। और करोड़ों ओबीसी के लोग जो इस देश में जो चाहते थे कि वो मेन स्ट्रीम में आए, उनकी सपनों को कुठारघात हो रहा है और ये सरकार कर रही है। बिल्ली को दूध की रखवाली का काम नहीं सौंपा जा सकता मोदी जी। संविधान में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव है। पंडित नेहरू ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर अध्यक्षता पंडित कालेकर को सौंप दी। फिर जो होना था वही हुआ। कालेकर ने पंडिताई दिखाई और कहा कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 1979 में जाकर बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ, जिसने ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की। पंडित नेहरू और पंडित कालेलकर के कारण ओबीसी को 2 पीढ़ियां बर्बाद हुई, जबकि संविधान में आरक्षण का प्रावधान था। बाबा साहब ने पहले ही दिन से प्रावधान कर दिया था। अब नरेंद्र मोदी ने पंडित बीपी शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई कि ओबीसी क्रीमी लेयर कैसे लागू हो। पंडित शर्मा ने लाखों वेतनभोगी ओबीसी को कोटे से हटाने की सिफारिश कर डाली। सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी ने पंडित बीपी शर्मा को ही कमेटी की अध्यक्षता क्यों सौंपी। अब इसके आगे का खेल समझिए, इसलिए मैं कह रहा हूं आपके लिए ये खबर है, हमारी रोजी रोटी से जुड़ा ये खबर है। और अगर आप नहीं समझेंगे तो नहीं समझिए, हम लोग कहते कहते मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे। लेकिन आपकी समस्या, आप मजदूर, भिखारी, लाचार, बेबस, आप सिर्फ खबर देखने वाले बने रहिए। विकास दुबे देखते रहिए, कभी नाच, कभी डांस, कभी गाना देखते रहिए। अपने मुद्दे पर मत आइए। आपके बच्चों की स्कूल खराब हो रहे हैं, उनकी तालीम खराब हो रही है, उनके बिजनेस खराब हो रहे हैं, उनकी नौकरियां छीनी जा रही है। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी आरक्षण 2008 में पहली बार लागू हुआ। ज्यादातर जगह 9% लगा। 3 सालाना किस्तों में जाकर पूरा 27% ओबीसी आरक्षण 2011 में लगा। सिर्फ 10 साल में ओबीसी स्टूडेंट्स ने विश्वविद्यालय और शिक्षा क्षेत्र में ऐसी धाक जमा ली है कि मोदी सरकार उनके रास्ते बंद करने पर तुल गई है। नौकरी पेशा ओबीसी माँ बाप के बच्चों को बाहर करने की साजिश पर काम चल रहा है, सतर्क रहें। और आगे का पोस्ट मैं बता दे रहा हूँ। मोदी जी से एक सवाल है, ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर कैसे तय हो, इसके लिए कमेटी बननी थी, तो आपने बीपी शर्मा कमेटी क्यों बनाई? कमेटी की अध्यक्षता ब्राह्मणों को क्यों सौंपी? ओबीसी कमीशन को ये काम क्यों नहीं सौंपा? या ओबीसी मामलों की संसदीय समिति को जिम्मा क्यों नहीं दिया? इन दोनों जगहों पर तो बीजेपी के नेता ही अध्यक्ष हैं। इसका मतलब है कि असली ओबीसी कभी ओबीसी समुदाय का गला नहीं काटेगा। उसे जिंदगी भर अपने समाज को मुंह दिखाने में शर्म आएगी। मोदी जी, आप साबित कीजिए कि आप ओबीसी हैं, हमें शक है। आप सोचिए कि जो बीजेपी के ओबीसी नेता हैं, उनको भी कमेटी नहीं दी गई। कमेटी किसको दी गई? मैं इसीलिए कहता हूं इस देश में डाइवर्सिटी जरूरी है। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी। अब बताइए कि ओबीसी ही कमेटी में नहीं और वो सिफारिश कर रहा है, और सारे नौकरी। अब जानते हैं क्या खेल चल रहा है? बहुत महीन से यादव, गैर जाटव ओबीसी को यादवों के खिलाफ खड़ा किया गया, शेड्यूल कास्ट को जाटवों के खिलाफ खड़ा किया गया और आपस में लड़ा दिया गया। आज तक का इतिहास है कि किसी भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने आरक्षण का विरोध नहीं किया है। लेकिन आपके दिमाग में जहर फैला दिया गया और कुछ लोग सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए समाज को गिरवी रख देते हैं। सर, एमएलए एमपी बन के आपका भला हो जाएगा, समाज का भला नहीं होगा।
एमएलए एमपी बन के अगर आप समाज का भला करना चाहते हैं तो आपको आरक्षण बचाना होगा। बाबा साहब चुनाव नहीं जीते, राज्यसभा गए, लेकिन उन्होंने काम वो कर दिया जिससे आज करोड़ों लोग की इस धरती पर जिंदगी बदल गई। बाबा साहब का सम्मान ऐसे नहीं करते हैं लोग। मान्यवर साहब एमपी सांसद बने नहीं आए थे, मायावती एमपी सांसद नहीं बने आए थे, लालू यादव एमपी सांसद नहीं बने थे। आपको सत्ता लेनी होती है, आपको नेतृत्व लेना होता है और आपको ऐसा काम करना पड़ता है जिससे करोड़ों लोग की जिंदगी बन जाए। मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, मुझे लोग जान गए हैं, मैं कल अपनी सीट एक एमपी एमएलए के लिए मैं जाके किसी के गोद में बैठ जाऊं और समाज को छोड़ जाऊं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा कि आपका नेता वो होगा जो करोड़ों लोग की जिंदगी बदले, बाबा साहब की तरह, फूले पेरियार अम्बेडकर की तरह, मान्यवर कांसी राम साहब की तरह, जगदेव प्रसाद की तरह, कर्पूरी ठाकुर की तरह। सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए समाज को गिरवी रख देना ये जायज नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो भी बहुजनों को मिला है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जो भी मिला है, वो इन्हीं समाज के लोगों ने किया है। चाहे वो जगजीवन बाबू ने भी किया होगा, शिंदे ने भी किया है। आप लोग को समझना पड़ेगा कि जाति कितनी अहम है। आप विकास दुबे देखते रहिए, विकास दुबे संसद बनेगा, एमपी बनेगा, उसके लोगों ने उसको बचा लिया। आपके लिए तो महाकाल का प्रांगण भी बंद हो जाएगा, उसका तो एनकाउंटर भी नहीं होगा, वो बचा लिया गया, वो संसद में जाएगा, उसकी 7 पुश्ते ऐश करेंगी, लेकिन आपके बच्चों के हाथ में कटोरा पकड़ाया जा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी साजिश हुई है। जब स्कूल कॉलेज में आपकी पढ़ने की बारी आई तो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। जब नौकरियां करने पीएसयू कंपनियों में, गेल, सेल, वेल, रेलवे, एयर इंडिया, जहाज, इन सब में नौकरियां करने की बारी आई, जब आपके बच्चे, जब आप स्कूल कॉलेज पहुंचे हैं 10 साल से, जब आप यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच रहे हैं, जब एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, तो नौकरियां खत्म की जा रही है, ठेकेदारी लाया जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? डूब मरिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। और अब तो एक नई साजिश है, ये जो क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है, जो हम जैसे लोग हैं, जो पढ़ा लिखा लोग हैं, जो एकाध दुक्का लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस में पहुंच गया है, वो सोचेंगे कि हमारे बच्चे को तो आरक्षण मिलना नहीं है। वो लड़ाई कमजोर करने के लिए पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोगों को इससे बाहर कर रहे हैं। तो बताइए कि अकबर का बदला ये लोग जुम्मन मियाँ से लेता है कि अकबर ने हमारे साथ ये किया था, हम जुम्मन मियाँ को मारेंगे। उसी तरह से आपके साथ भी वही कर रहा है। जो घोड़ा चना खा सकता है उसके चना नहीं दे रहा है। और जो ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, जो मजदूर हैं, जिनके बच्चे अभी स्कूल नहीं गए, कह रहे हैं हम उनको आरक्षण देंगे। ठेला चलाने वाले को कलेक्टर बना दोगे। सुधार एक प्रक्रिया होती है, ये बहुत महीन तरीके से लड़ाया जा रहा है। और आप लोग टीवी अखबार में खोए रहिए, वो आपकी खबर दिखाएगा नहीं, सोशल मीडिया पर आप आएंगे नहीं, अपनी आवाज उठाएंगे नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अब भी वक्त है। बाबा साहब की जो ताकत है, वोट की ताकत है, उसको पहचानिए और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखिए। आपके अधिकार को छीना जा रहा है, ये वही लोग छीन रहे हैं। जब ओबीसी लागू हुआ था तो कोई रथ यात्रा करके निकला था, मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल लेकर निकला था। और आज जब आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, आज जब पूरी दुनिया में कोरोना है, लोग मरने के लिए मजबूर हैं, हमारे ही लोग, उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके भी रास्ते बंद किए जा रहे हैं, तो ये बड़ी साजिश है। और इसी को कहते हैं मनुस्मृति, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद। जिस दिन इस देश में आरक्षण खत्म हो गया, जो कि लगभग खत्म कर दिया गया है 2 तरीके से, एक तो ये उसे लागू नहीं करते हैं और दूसरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। लेटरल एंट्री के जरिए 400 लोगों की बहाली हो रही है। पहले 9 कलेक्टर सीधे बनाए गए हैं। राज्यसभा में एक भी एससी एसटी ओबीसी का एमपी नहीं भेजते हैं ये लोग, क्योंकि वहां आरक्षण नहीं है। लोकसभा में जो आरक्षण है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं एससी एसटी के कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, ओबीसी के लोगों से कि मुंह खोलिए। जरूरी नहीं कल आपका बच्चा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बने, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आके सड़क पर लड़िए। आप एमपी की लालच छोड़िए। बहुजनों की आबादी 85% है एससी एसटी ओबीसी की। आप संसद में होंगे, सत्ता आपके हाथ में होगी। आप एक बार बोलिए तो साहब, ये समाज इंतजार कर रहा है आपका। हकों को बचाइए। बताइए 50% की आबादी है ओबीसी की और उसके हक छीने जा रहे हैं, और हक छीनने वाला एक जाति विशेष का आदमी है। लेकिन आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके दिमाग में भांग भर दिया गया है, अफीम भर दिया गया है। कौन सा अफीम? आप सब समझदार हैं, आप जानते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकार आरएसएस बीजेपी के इशारे पर, प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर छीन लिया गया है? और इसको कैसे बचाया जा सकता है? कैसे आप एकजुट होकर संघर्ष कर सकते हैं? और मैं तमाम बहुजन नेताओं से अपील करता हूं कि जो आर्थिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, जब वही नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचेंगे। लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।